Good morning class. Today we are talking about what is business economics all about. देखिए, हम लोग अगर बिज़नेस इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्योंकि बिज़नेस इकोनॉमिक्स तभी हमें समझ में आएगा जब हम लोग ये जान लेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स ऐसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, और अगर उसके डेप्थ में जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि उसके काफ़ी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग लेट स्टार्ट विद द क्लास, एंड आई एम सी ए सोनल अग्रवाल एंड आई एम हियर यू टू टीच द बिज़नेस इकोनॉमिक्स। ओके, देखिए, फर्स्ट चैप्टर आप लोग का जो सी ए फाउंडेशन में बिज़नेस इकोनॉमिक्स में है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले देखिए, ये आप लोग के स्टडी मटेरियल को मतलब मैं बेस बना रही हूँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके स्टडी मटेरियल से ही आते हैं। तो आप लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कोई भी बुक रेफ़र करिए, लेकिन अपने स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से गो थ्रू करिएगा, और उसी में से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, देखिए, फर्स्ट पेज में तो आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स दिया है, डेफिनेशन, और स्कोप में माइक्रो मैक्रो दिया है। वो सब हम लोग मतलब आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए फर्स्ट पेज से हम लोग सेकेंड पेज में आते हैं, और इसमें बताया गया है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखिए, बिज़नेस इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें इकोनॉमिक्स समझना होगा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपकी मान लीजिए बर्थडे है, आज जिस भी बच्चे की बर्थडे है, उसकी मम्मी ने उसको टीका काढ़ा और उसको 1000 रुपीज़ दिया, और बोला कि बच्चे, ये तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट है और इसको आप चाहे जैसे स्पेंड करो। अब आपके पास 4 ऑप्शंस थे। एक था कि आप देखिए, तो आपके पास एक चीज़ क्या आई, आपके पास मीन्स टू सेटिस्फाई सम ऑफ योर वांट्स, मतलब आपके पास कुछ रिसोर्स आया जिससे कि आप अपनी कुछ डिज़ायर्स या वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ डिज़ायर एंड अ वांट, बट जस्ट नाउ आई वोंट डिस्कस दैट बिकॉज इट इज़ नॉट रेलिवेंट एट दिस मोमेंट। तो इसलिए मैं वांट को ही फोकस कर रही हूँ। देखिए, जो वांट होती है, तो आपको 1000 रुपीज़ मिला और आपको मम्मी ने बोला कि आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप उसमें से मतलब कुछ भी कर सकते हो, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आप जैसे आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो आप सोचे कि यार 1000 रुपीज़ में हम लोग कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं और पार्टी शार्टी करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप अपने लिए कोई न्यू ड्रेस खरीद लीजिए या शूज़ खरीद लीजिए, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि आप उससे बुक अपना ख़रीद सकते हैं, और जो पैसे बचे हैं वो आप अपने फ्यूचर कोई बुक ख़रीदना हो या कोई भी चीज़ स्टेशनरी ख़रीदनी हो तो वो आप ख़रीद सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कि आप वो पैसा खर्च ही ना करें, पूरा पैसा सेव कर लें। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। तो लेकिन आपको ये पता है कि हमें यार न्यू ड्रेस भी चाहिए, बुक भी चाहिए, और दोस्तों को पार्टी देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब सारे दोस्तों के पार्टी में जाता हूँ तो आई शुड ऑल्सो गिव पार्टी टू देम। तो लेकिन आपको ये पता है कि ये 1000 रुपीज़ में ये चारों वांट्स तो नहीं हो सकती हैं कि मैं पैसा भी बचा लूँ, पार्टी भी दे दूँ, ड्रेस भी नया ले लूँ और बुक भी ख़रीद लूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इससे क्या हम लोग को एक कंक्लूजन आता है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज बट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। मान लीजिए अभी तो आपके 4 वांट्स हैं, अगर ये चारों वांट्स भी सेटिस्फाई हो जाएं देन अगेन फिर 4 वांट्स आपकी आ जाएंगी, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, वांट्स कभी नहीं ख़त्म होती हैं। तो इसलिए अब हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा कि हमारे पास स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, बट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। थर्ड हमारे पास क्या हमने ये सीखा कि हमारे पास उस रिसोर्सेज को हम लोग कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। और जो फोर्थ प्रॉब्लम आई वो आई कि हम कौन सी वांट को अपनी फुलफ़िल करें और कौन सी वांट को ना फुलफ़िल करें।
तो हमारे ये 4 मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स आई जिसके वजह से इकोनॉमिक स्टडी जनरेट हुई। फिर आपने क्या करा कि आपने ये सोचा, मतलब कुछ मतलब अगर कुछ बच्चों को ये 1000 रुपीज़ दिया जाता तो हो सकता है उन लोग के लिए फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते तो वो पार्टी देते, और कुछ बच्चों के लिए ये रहता कि यार मेरे तो बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी फ्रीक आउट करना नहीं अच्छा लगता है, तो आई शुड बाय अ बुक और एंड बाय अ पेयर ऑफ शूज़। इस तरीके से भी करा जा सकता है। तो आपको कुछ वांट्स को लेट गो करना पड़ेगा और कुछ वांट्स को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं बिकॉज यू हैव लिमिटेड मीन्स। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग यही पूरा पढ़ ही रहे हैं क्योंकि हर लोग के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और लेकिन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, तो उनको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है कि कौन से वांट्स को वो सेटिस्फाई करें और कौन से वांट्स को वो फ्यूचर के लिए रख दें कि अभी उसकी इतनी मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये हम लोग लेट गो कर सकते हैं। और ये वांट्स हैं जिनको हमें फुलफ़िल करना ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए आपका सीए का एग्ज़ाम आ रहा है और आपको पता है कि वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस मैनुअल या स्कैनर इन सारी बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने ये सोचा कि यार मेरे पेरेंट्स पर ऐसे ही बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है और ये जो 1000 रुपीज़ है इसको हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और यार जब मैं एक बार मतलब खुद सीए बन के अर्न करने लगूँगा तो फिर मैं जो और सारी विशेज़ अपनी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ वो मैं पूरी कर लूँगा। तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ रहा है कि कौन से वांट्स को हमें फुलफ़िल करना है और कौन से वांट्स को मैं फुलफ़िल नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स जो होता है वो एक स्टडी है। इकोनॉमिक्स है क्या? ये स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। जिसमें कि फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ओके, सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, उनको जो सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं दैट इज़ लिमिटेड। हर चीज़ लिमिटेड है, इवन वाटर तक लिमिटेड है। आप कुछ कंट्रीज़ में देखिए जहाँ पर पेट्रोल वेट्रोल बहुत होता है, वहाँ पर पेट्रोल इफ़रात में है लेकिन वाटर आपके वहाँ पर सेल होते हैं। यू हैव टू पे कॉस्ट फॉर दैट टू बाय अ क्लीन वाटर। इवन अब फ्रेश एयर भी आपको हर जगह नहीं मिलती है, इतनी पल्यूट हो चुकी है। सो नाउ एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। तो अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अनलिमिटेड है, तो इसलिए सिर्फ ह्यूमन वांट्स हैं वही अनलिमिटेड है, उसके अलावा कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं है। सो हम लोग को क्या करना है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं और हमें लिमिटेड मीन्स ऑफ रिसोर्सेज से उनको सेटिस्फाई करना रहता है। थर्ड क्या है कि ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस बिटवीन वांट्स। अब कौन सी वांट्स को हमें फुलफ़िल करना है, कौन सी वांट्स को हम फुलफ़िल अभी नहीं कर पाएंगे और हो सकता है फ्यूचर में करें और ना भी करें। तो इकोनॉमिक्स में यही 4 पॉइंट्स हैं कि जिसके वजह से इकोनॉमिक्स आया। अब देखिए ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए और जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें भी ये चीज़ें रहेंगी, तो आप चाहिए तो इसको नोट करिए और चाहिए तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अभी मतलब कंसंट्रेट करिए पढ़ने में क्योंकि आपके सारे नोट्स में दिए रहेंगे। हाँ, अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं, जब तक आपके नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आप अगर फर्स्ट पेज में जाइएगा अपने स्टडी मटेरियल के, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स अबाउट। इकोनॉमिक्स किसके बारे में है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं
कि जो इकोनॉमिक्स होता है वो ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज़ ओइकोनोमिया। इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वर्क। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स कहाँ से ये वर्ड आया है, तो ये ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज़ ओइकोनोमिया, और जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, या कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हम लोग कैसे अपनी मतलब चीज़ों को मैनेज करें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से। अब देखिए एक और यहाँ पर पॉइंट आता है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, इकोनॉमिक्स वॉज ऑल्सो नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। ओके, और जो इकोनॉमिक्स है इसको किसने डेवलप किया, इकोनॉमिक्स आया कैसे, ये हम इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, जिनका नाम है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स हम लोग मतलब स्टडी एज अ स्टडी वो डेवलप की है। तो उन्होंने फर्स्ट बुक जो लिखी थी वो लिखी थी नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि लिखा था उन्होंने 1776 में। कौन सी बुक लिखी थी? नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसी को इन्होंने रिवाइज किया और इस बुक का नाम हो गया था वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या हो गया था? वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इसी को हम लोग रिवाइज करके ये बुक बन गई थी वेल्थ ऑफ नेशंस। ओके, ये बुक उन्होंने रिवाइज करके बनाई थी। उसके बाद जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, यही थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में आपको यहाँ पर बुक में भी दिया हुआ है। और देखिए फिर एक हाईलाइटेड पॉइंट है, दीज टू फंडामेंटल फैक्ट्स आर ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स and the means to satisfy these unlimited wants are relatively scarce from the subject matter of economics. Okay? तो इकोनॉमिक्स आपका यही है कि ह्यूमन बिहेवियर को वो पढ़ता है, और उसमें ह्यूमन बिहेवियर क्या है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए मीन्स हमारे पास लिमिटेड है, वो मीन्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और उन ऑल्टरनेटिव यूजेस में से हमें चूज़ करना है कि कौन सी वांट को हमें सेटिस्फाई करना है और कौन सी वांट को हमें भी छोड़ देना है। तो यही इकोनॉमिक्स इसी चीज़ के बारे में पूरा है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इसके हिस्ट्री में, अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स के हिस्ट्री में हम लोग जाएं तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि इकोनॉमिक्स आई कैसे। ये थोड़ा सा आपके नॉलेज पर्पस के लिए हो सकता है, इस पर क्वेश्चंस बन जाएं, इसीलिए मैं ये आपको टेकअप कर रही हूँ। अब देखिए डेफिनेशंस आई कैसे। अब देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लोग इसका नाम डाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ओके, इसको क्लासिकल डेफिनेशन में जो इकोनॉमिक्स बताया गया वो बताया गया कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब नेशन कैसे वो वेल्थ इकट्ठा करता है, उसको कैसे यूज़ कर रहा है, उसके बारे में बताया गया। तो क्लासिकल डेफिनेशन, इसको वेल्थ डेफिनेशन भी कहते हैं, जो कि किसने ये डेफिनेशन दी है? जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, इसको आप लिख सकते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको कहा जाता है। ये तो वैसे भी कोई भी बच्चा जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है तो उसको ये जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स किसने डेवलप किया। तो ये है एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी ये भी आप यहीं पे लिख लीजिए, बुक, क्योंकि जिससे कि आपको ये एक समरी की तरह आपका काम करेगा। बुक इन्होंने कौन सी लिखी थी? नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ओके, इसी को फिर इन्होंने रिवाइज बुक जो थी उनकी कौन सी आई थी, इसको ही इन्होंने एब्रिवेटेड फॉर्म में लिख दिया था, वेल्थ ऑफ नेशंस। ओके, और देखिए कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी पेन चलनी चाहिए। आप ये सोचिए कि हम रीड कर लेंगे और हमें वो चीज़ मेमोराइज होगी, तो
हो सकता है कुछ बच्चों के केस में ऐसा हो जाए, लेकिन मैक्सिमम आप अगर जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा। तो आप लोग सबसे पहले तो अपने लिखने की हैबिट बनाइए, चाहे जितनी आपके पास बुक्स हों, बट मेक योर ओन नोट्स, क्योंकि आप जो नोट्स बनाएंगे वही आपके एग्ज़ाम टाइम में काम आएगा। और हमेशा जैसे अगर 30 पेजेस के आपके चैप्टर हैं तो उसको मैक्सिमम 4 to 5 पेजेस में उसको समराइज़ करिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि देखिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, आपके मान लीजिए 20-21 चैप्टर्स हैं, तो आपको 2 घंटे सुबह उठें और खटाखट उसको पेजेस टर्न करें और रिवाइज़ कर लें, और वही आपको समझ लीजिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप मान के चलिए अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आप एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर लेंगे। लेकिन देखिए आप ये भी मत सोचिए कि आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि पढ़ो पढ़ो, ये हैबिट मत डालिए, आपको अपने आप पढ़ना होगा। जब एक बार आप अपने आप पढ़ना सीख जाएंगे तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो सीईओ हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हो, वो कोई भी टफ़ नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने हैबिट डालिए खुद से बैठ के पढ़ने की। अगर आप बैठना सीख गए तो आप पढ़ना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आप बैठ के पढ़ना सीखिए एक जगह पे, और वो भी टेबल चेयर पे, तभी आप अच्छे से पढ़ाई अपनी कर पाएंगे। और जो बच्चे सोचते हैं कि हम बेड पे बैठ के पढ़ें, तो वो फिर उनकी उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि फिर वहाँ पे वो लेज़ीनेस आ जाती है। तो सिट ऑन द चेयर एंड स्टडी ऑन द टेबल और मेक योर ओन नोट्स। चाहे जितना आपको नोट्स मिल जाए, लेकिन आपको अपने नोट्स भी बनाने चाहिए जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में हेल्प करे, क्योंकि आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, लेकिन जो लास्ट टाइम रिवीजन रहता है वही आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके, अब चलिए देखिए, फिर यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट डेफिनेशन जो दी वो क्लासिकल डेफिनेशन दी। फिर उसके बाद कौन सी डेफिनेशन आई, इसको क्रिटिसाइज़ किया कि इन्होंने सिर्फ वेल्थ पे फोकस किया है, और जबकि जो इकोनॉमिक्स है वो ये बताता है कि मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, तो हम लोग ह्यूमन वेलफेयर को ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया। तो इसीलिए न्यू क्लासिकल डेफिनेशन आई, जिसको कि हम लोग वेलफेयर डेफिनेशन भी कहते हैं। ओके, इसको किसने दिया था? एल्फ्रेड मार्शल ने। ओके, एल्फ्रेड मार्शल ने ये न्यू क्लासिकल डेफिनेशन दी थी, जिसको कि वेलफेयर डेफिनेशन कहते हैं। ओके, और इन्होंने ये डेफिनेशन कब दी थी? 1890। और इन्होंने ये सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन दी थी? वो 1776 में दी थी। ये जो फर्स्ट है क्लासिकल डेफिनेशन, वेल डेफिनेशन, ये आपके बुक में दिया हुआ है। न्यू क्लासिकल डेफिनेशन बाय एल्फ्रेड मार्शल, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए कि ये डेफिनेशन, वेलफेयर की डेफिनेशन किसने दी थी, या वेल डेफिनेशन किसने दी थी, ये बुक किसने लिखी थी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। फिर आपकी एक मॉडर्न डेफिनेशन आई, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई। इसको हम लोग कहते हैं स्केर्सिटी डेफिनेशन, क्योंकि स्केर्सिटी इज़ द मदर ऑफ इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, क्योंकि स्केर्सिटी के ही वजह से एक्चुअली में इकोनॉमिक्स आया, क्योंकि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं, और इसीलिए इकोनॉमिक्स लाया गया कि हम लोग किस तरीके से उसको बैलेंस करें, अपनी नीड्स को और अपने रिसोर्सेज को को कैसे यूटिलाइज करें टू सेटिस्फाई दोज नीड्स। ओके, तो मॉडर्न डेफिनेशन स्केर्सिटी डेफिनेशन थी। ओके, ये किसने दिया था? ये लायनल रॉबिन्सन ने दिया था। ओके, लायनल रॉबिन्स। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने भी एक बुक दी। ओके, एल्फ्रेड मार्शल की कोई बुक नहीं एज सच रेफर की गई है। इन्होंने दिया था एन एसे ऑन द नेचर एंड एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ओके, सॉरी, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ।
मतलब थोड़ा सा बुक का लंबा नाम है ये आपको याद करने में, लेकिन एक बार आप इसको 2-3 बार भी रीड करेंगे ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में प्रिंट हो जाएगी और फिर आपको कोई चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको 2-3 बार उसको बार बार पढ़ना है, उससे आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। ओके, फिर देखिए इन्होंने बताया स्कैरसिटी डेफिनेशन, ये इनकी डेफिनेशन सबसे पॉपुलर हुई थी। जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए थे कि इकोनॉमिक्स किसके बारे में है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और इन्होंने 4 पॉइंट्स मतलब मैंने बताए थे कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस बिटवीन वांट्स। ये जो 4 पॉइंट्स दिए थे ये आपके लायनल रॉबिन्स ने ही दिए हैं कि जिसके वजह से इकोनॉमिक्स आई है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज और उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन रिसोर्सेज को हम लोग कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो हमें चॉइस करनी होगी कि कौन से किस यूज़ के लिए हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करें। ओके, फिर इसको भी क्रिटिसाइज किया गया है बाय सैमुएल्सन। ओके, दैट इज P.A. सैमुएल्सन। ओके, इन्होंने ये बोला कि हम लोग ये फोकस कर रहे हैं इनकी हुई ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ओके, इन्होंने ये बोला कि हम लोग स्केर्सिटी की बात कर रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं, लेकिन हम लोग जिस तरीके से ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, टेक्नोलॉजीज़ ग्रो कर रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उससे हमें ये भी तो देखना चाहिए कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जो वांट्स है वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो हम लोग ने जो इंक्रीमेंट हो रहा है डे बाय डे या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उस चीज़ को ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया गया है ये तीनों डेफिनेशन में। और जो मॉडर्न डेफिनेशन भी आई थी जिसको बहुत एक्सेप्टेबल हुई थी, उस डेफिनेशन में भी ग्रोथ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। फिर P.A. सैमुएल्सन ने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी। ओके, अब देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ ली, इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, अब हमें फोकस करना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। ओके, तो अब हम लोग पेज नंबर 1.3 पे आ रहे हैं। 1.3 यहाँ पर आपको दिया हुआ है मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजियल इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो जैसे इकोनॉमिक्स को हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, तो वैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग मैनेजियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग साइड में लिख सकते हैं, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। बुक में अभी बीच में आप लोग रीड करेंगे तो मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर साइड में लिख लेंगे तो वो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें आगे लिख लीजिए मैनेजियल इकोनॉमिक्स, इसको मैनेजियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अब बताते हैं क्यों। देखिए इकोनॉमिक्स हम लोग थोड़ा बहुत तो समझे होंगे, मतलब हम लोग को बेसिक तो पता चल गया कि इकोनॉमिक्स है किसके बारे में। अब देखिए अगर हम लोग को इकोनॉमिक्स समझ में आया है जितना भी कि वांट्स अनलिमिटेड हो तो उनको सेटिस्फाई करना रहता है, तो हम लोग को अब जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स है वो समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए बिज़नेस इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसमें 2 वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है आपका बिजनेस और एक आ रहा है इकोनॉमिक्स। ओके, इसको मैं रब कर दूं जो मैंने आपको मतलब यहाँ स्क्रीन में मैंने लिखा है। अब मैं ये चीज़ आपका डिलीट कर दे रही हूँ क्योंकि अब हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को बिजनेस इकोनॉमिक्स समझना है, तो हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड आ रहा है, बिजनेस और इकोनॉमिक्स।
तो देखिए जो इकोनॉमिक्स बिजनेस में अप्लाई हो रही है उसको कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बहुत ईजी है, इकोनॉमिक्स है ना, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक theories in business decision making is business economics। ठीक है, तो देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, यही है ही बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब देखिए आप पेज 1.5 पे आइए, स्टडी मटेरियल के पेज 1.5 में, यहाँ पे आप ये लाइंस पढ़िए, बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो रेफर टू एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। जनरली रेफर टू एज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस, while the theories of economic provide the tools which explains various concepts such as demand, supply, cost, price, competition, etc. Business economics applies those tools in the process of business decision making। तो हम लोग अप्लाइड इकोनॉमिक्स को कह सकते हैं, जो इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर रहे हैं बिजनेस डिसीजन मेकिंग, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखिए बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपका पेज 1.3 में आप देखेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें कुछ हाईलाइटेड पैराग्राफ है जिसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है मिस्टर जी रामामूर्ति का। इसको आप लोग डेफिनेशन पढ़िए, इसमें आपको पता चलेगा कि कोई भी अगर हम लोग बिज़नेस को स्टार्ट करने जाते हैं तो उसमें देखिए सबसे पहले तो एक आइडिया कंसीव करनी पड़ती है कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बिज़नेस स्टार्ट करें या क्या प्रोडक्ट बनाए। अगर हम लोग की मैन्युफैक्चरिंग करने का हम लोग ने सोचा है तो हम लोग को सबसे पहले डिसीजन लेना होगा कि हम लोग क्या चीज़ बनाएं। तो उसके लिए भी बहुत सारी हमें चीज़ करनी पड़ेंगी, हमें मार्केट सर्वे करना पड़ेगा कि किस चीज़ की मार्केट में डिमांड है। फिर हमें देखना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज कि वो चीज़ हम लोग क्या बना पाएंगे, तभी तो वो फीजिबल होगा। हम लोग तो ऐसे बहुत चीज़ सोच सकते हैं कि अरे यार ये भी बना लें, वो भी तो बना सकते हैं, इसकी डिमांड है उसकी डिमांड है, लेकिन हम लोग के पास वो रिसोर्सेज भी होने चाहिए जहाँ से वो रॉ मटेरियल, वो टेक्नोलॉजीज़ आ सकें और उस प्रोडक्ट को हम लोग बना सकें। तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स में हम लोग को सबसे पहले हम लोग को क्या डिसीजन लेना पड़ता है, हम लोग सबसे पहले एक आइडिया कंसीव करते हैं। ओके, कंसीविंग एन आइडिया। ओके, कि हम लोग क्या बनाएं। फिर हम लोग वो प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हमें मार्केट एनालिसिस करनी पड़ेगी किस चीज़ की डिमांड है। तो हम लोग प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हम लोग बनाएं। फिर हम लोग बनाते हैं कि हमारे पास क्या वो रिसोर्सेज हम लोग के पास हैं या हम लोग अवेल करवा पाएंगे अपने लिए, जिससे कि ये प्रोडक्ट बन सके। फिर इसकी इन रिसोर्सेज को टैप करने के लिए हमें कॉस्ट कितनी आएगी, फिर उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होगी और कितना हमें फाइनेंस चाहिए। तो ये सब कैपिटल बजटिंग में आपका आ जाएगा। ओके, जैसे कॉस्ट है तो आपका बीपीए एनालिसिस हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ओके, फिर यहाँ पे मार्केट एनालिसिस हो जाएगी, डिमांड एनालिसिस हो जाएगी। तो ये सब क्या है, यही सब तो हम लोग इकोनॉमिक्स में 12th तक पूरा पढ़ते आए हैं।
इकोनॉमिक्स में 12th में 11 12th में आप लोग ने यही सब तो पढ़ा है, मार्केट एनालिसिस, बीपी एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ये सारी चीज़ें आपके आती हैं। तो ये सारा इकोनॉमिक्स है और यही चीज़ हम लोग जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग बिज़नेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो हम लोग देखिए बिज़नेस इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक आइडिया कंसीव करते हैं, फिर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, फिर उनको रिसोर्सेज हमारे पास हैं कि नहीं या हम लोग अरेंज कर पाएंगे कि नहीं, उन रिसोर्सेज को लाने के लिए हमें कॉस्टिंग कितनी आएगी, फिर वो फाइनेंस कहाँ से होगा, फिर हम लोग मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम लोग का वो मोटिव रहता है। तो अब हम लोग ये सारी चीज़ करने के लिए हमें इकोनॉमिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है, डिमांड एनालिसिस की ये सारी चीज़ें हमें जानना पड़ेगा, तभी हम लोग बिज़नेस में वो इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर सकेंगे। और जो इकोनॉमिक्स हम लोग बिज़नेस में अप्लाई करते हैं उसी को हम लोग बिज़नेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, फिर यहाँ पर देखिए अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, यहाँ पर जो बुक में एग्जाम्पल दिया है इसको अगर हम लोग स्टडी करें तो उसमें यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये आ रहा है, मिस्टर जी रामामूर्ति द CEO ऑफ वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ हिज प्रेजेंटेशन टर्न टू हिज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रेज द क्वेश्चन, वेल लेडीज एंड जेंटलमैन व्हाट यू से, शैल वी गो इनटू द सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस। अब देखिए ये जो जी रामामूर्ति हैं ये CEO हैं, ओके, वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड के। इन्होंने बोला कि देखिए हम लोग फूड का ऑलरेडी यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो बहुत डिमांड में भी है, तो इसी से एक थोड़ा सा डाइवर्सिफाई लाइन में हम लोग जा सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग में। तो शुड वी गो इनटू दैट? तो देखिए अब वहाँ पे कुछ लोग ऑप्टिमिस्ट भी होंगे और कुछ लोग उस चीज़ के अगेंस्ट भी होंगे। अब देखिए, गिव अस सम टाइम सर, रिमार्क्ड स्वामीनाथन। अब देखिए स्वामीनाथन ने बोला कि सर गिव अस सम टाइम, यू आर आस्किंग अस टू अप्रूव अ मेजर डिसीजन विच विल हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द डिसीजन ऑफ द कंपनी। अब जो हम लोग अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट हमें करना है तो उसको बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी छोड़िए, सबसे पहले तो आपका जो कॉस्टिंग है वो ही आपकी निकलनी चाहिए। तो इसलिए कोई भी अगर हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके बारे में अच्छे से प्रॉज एंड कॉन्स और एनालिसिस करने के बाद ही वो लॉन्च करना चाहिए। तो इसीलिए स्वामीनाथन बोले कि सर अगर हम लोग कोई न्यू लाइन ऑफ बिजनेस में अगर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग को थोड़ा टाइम लेना चाहिए और उसकी एनालिसिस करनी चाहिए, मार्केट एनालिसिस करनी चाहिए, तभी हमें उसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए। Then I understand your concern for the company, but now the time has come to expand our business. Soft drink market is growing fast and it is closely related to our core business food. आंसर्ड रामामूर्ति। रामामूर्ति ने बोला कि हम लोग फूड प्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं, अगर हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में जाते हैं तो वो भी अच्छी चलेगी, इतना ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ठीक है आपका कंसर्न वाजिब है, लेकिन हम लोग जा सकते हैं। बट कॉम्पिटिशन फ्रॉम द वाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड एंड ब्लैक नेक्टर लिमिटेड इज टफ। अब देखिए यहाँ पे दो कंपनीज़ हैं जो कि ऑलरेडी वो सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में हैं, तो उन्होंने बोला एक और बोर्ड मेंबर ने बोला कि उसमें अगर हम लोग इस बिज़नेस में जाएंगे तो वहाँ पे कंपटीशन भी है, दो कंपनीज ऑलरेडी हैं जिनकी सॉफ्ट ड्रिंक्स लोगों को बहुत पसंद आती हैं, तो हम लोग की नई सॉफ्ट ड्रिंक है लोग पसंद करेंगे कि नहीं। तो देखिए ये सारे क्या हैं, ये सब क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं जब हम लोग एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इसी में इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है। अब देखिए कैसे। That is right, but we must not forget that the statistics, अब देखिए यहाँ पे statistics की बात की गई, show that there is still some room for growth in this market and also food business in near maturity, replied रामामूर्ति। रामामूर्ति ने बोला देखिए हम लोग जानते हैं कि फूड बिजनेस और सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में अभी भी स्कोप है और हम लोग इस बिजनेस के लिए जा सकते हैं। डोंट फॉरगेट दैट इवन स्वाति फूड्स ट्राइड एंटरिंग द सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट एंड फेल्ड मिजरेबली, रिमार्क अशोक अग्रवाल, अनदर बोर्ड मेंबर। अब देखिए अनदर बोर्ड मेंबर ने क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पर एक कंपनी थी स्वाति फूड लिमिटेड, उसने भी सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में आई और वो बहुत बुरी तरह उसके प्रोडक्ट्स को नापसंद किया गया और उसका पूरा पैसा डूब गया। तो इसलिए लेट अस go through a very deep analysis, then only we can decide on this matter. Okay.
देखिए फिर उसके बाद मोर ओवर द प्रोजेक्शंस यू आर शोइंग आर बेस्ड ऑन द लास्ट 10 years डेटा, व्हाट इज द गारंटी दैट द ट्रेंड विल कंटिन्यू, ही क्वेश्चन। ऑल्सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इंडियंस हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस एंड नोज टुमारो व्हाट विल पीपल प्रेफर, ही कंटिन्यूड। अब इन्होंने यही चीज़ बोला कि देखिए हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि अब इंडिया में भी लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स भी लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। पहले मैरिजेस पार्टीज़ में बहुत सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ होती थी, बट नाउ पीपल आर अवॉइडिंग इट। तो अगर हम लोग इस बिज़नेस में जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप पास्ट 10 years के डेटा देख रहे हैं और ना आगे हम लोग कैसे कह सकते हैं कि फ्यूचर में भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स चलेंगी, क्योंकि अब लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं। फिर देखिए रामामूर्ति क्या बोलते हैं, वेल फ्रेंड्स ऑल योर कंसर्न्स आर लॉजिकल एंड बिलीव मी आई हैव गिवन मच थॉट टू दीज इफ्स एंड बट्स। My people have spent many days analyzing all available data to arrive at a judgment. Our analysis indicates a strong possibility of earning above average return on investment in this markets. A return that will be more than what we are earning in the food industry. अब देखिए इन्होंने ये बताया रामामूर्ति में कि आपके जो क्वेश्चंस हैं इफ्स एंड बट्स हैं वो सारी चीज़ हमारे भी माइंड में आई थी, और इसलिए जो इफ्स एंड बट्स आपके माइंड में आ रही है वो भी हमारे भी माइंड में आई थी, इसीलिए मैंने पूरी डीप डेटा एनालिसिस करवाई है। उसके बाद ही मैं इस डिसीजन में आया हूँ कि वी शुड गो इनटू सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग। फिर देखिए आर एनालिसिस इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग अबव एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन दिस मार्केट, अ रिटर्न दैट विल बी मोर दैन व्हाट वी आर अर्निंग इन फूड इंडस्ट्री। इन्होंने बोला कि जो अगर हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो उसमें हमें इस जो हम लोग अभी करंट प्रॉफिट हम लोग अर्न कर रहे हैं इन फूड इंडस्ट्री उससे भी ज़्यादा हम लोग का रेट ऑफ रिटर्न रहेगा। अब देखिए ये सब जो रेट ऑफ रिटर्न की बात हो रही है, डेटा एनालिसिस की बात हो रही है, इसमें कई स्टडीज़ आ रही है। देखिए स्टैटिस्टिक्स की बात भी आ रही है, इकोनॉमिक्स की भी बात आ रही है। तो ऐसा नहीं कि बिजनेस डिसीजन मेकिंग में सिर्फ हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स खुद में ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स को अपने में कवर करता है, मैथमेटिक्स को भी कवर करता है, आपके स्टैटिस्टिक्स को भी कवर करता है, मैनेजमेंट को भी कवर करता है। तो बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है इकोनॉमिक्स अपने में खुद। अब देखिए वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए इन्होंने और ज़्यादा वर्किंग शुरू करवा दी है, प्रोडक्शन, कॉस्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग एक्सेट्रा। आई फियर इफ़ वी वेट फॉर लॉन्ग वी विल बी मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी दैट मे नॉट कम अगेन फॉर लॉन्ग, लेट्स गो अहेड एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट, रिमार्क्ड रामामूर्ति। अब देखिए यहाँ पर रामामूर्ति बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और ये यही बोल रहे हैं कि हमें इस बिज़नेस में जाना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चंस अराइज होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी, और फिर इसके लिए हमें डिसीजन में आने के लिए हमें कुछ एनालिसिस करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक स्टडी। तो जो इकोनॉमिक स्टडी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बिज़नेस डिसीजन मेकिंग के लिए उसी को हम लोग कहते हैं बिज़नेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखिए आप ये एग्जाम्पल को फिर से गो थ्रू करिएगा घर पे और उससे आपको क्लियर होगा कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स है किसके बारे में। ठीक है, अब नेचर ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में आपका बिज़नेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। अगर वो आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमिक्स क्या होता है। फिर आप लोग को दोनों मतलब उसमें से आपको पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, अगर वो भी पूछा गया उसके बारे में भी आप लिख लेंगे, और अगर बिज़नेस इकोनॉमिक्स पूछा गया उसके बारे में भी आप लिख लेंगे। और अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन भी आया देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू मेक द डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये सब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। अभी आप लोग के लिए इतना काफ़ी है एक्सक्यूज़ मी। इसलिए अभी आप लोग इतना गो थ्रू करिए, नेक्स्ट हम लोग सेशन में उसको भी कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।